सुप्रभात छात्रों, मैं हूँ आपकी अध्यापिका प्रतिभा त्रिपाठी। आज देश विश्वव्यापी महामारी के संकटों से जूझ रहा है, जिसके कारण आज देश की गति धीमी पड़ गई है। बड़े बड़े ज्ञानी, प्रकांड पंडित और बड़े बड़े विज्ञानियों ने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली हैं। तो ऐसे समय में हम चाहते हैं आप अपने घर पर रहें और सुरक्षित रहें। आज हम आपके पाठ्यक्रम से संबंधित पाठों की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पाठ्यक्रम में शामिल 2 पुस्तकें हैं, आरोह भाग 2 और वितान भाग 2। आरोह के अंतर्गत गद्यखंड और पद्यखंड को शामिल किया गया है। तो हम सबसे पहले अध्याय पद्यखंड का पहला अध्याय शुरू करेंगे हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया आत्म परिचय से। हरिवंश राय बच्चन ने यहाँ पर अपने 2 गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला है आत्म परिचय और दूसरा है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको आत्म परिचय से परिचित कराएंगे। हरिवंश राय बच्चन जीवन के यथार्थ को समझाना चाहते हैं। वे जीवन की वास्तविकता को बताना चाहते हैं, इसलिए वो अपने जीवन और समाज के जीवन की विरोधी जो द्वंद्वात्मक गतिविधियां हैं उसको यहाँ पर उन्होंने दर्शाया है। तो हरिवंश राय बच्चन जी सन 1942 और 52 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रम से संबद्ध, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। बड़े सटीक बात कहने वाले, समाज में रह करके समाज की गतिविधियों को अपनी कविता के माध्यम से तुम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। यहाँ पर इन्होंने आत्मकथ्य यानी अपने मन की बातें, आत्म मतलब अपना, अपनी आत्मा के अंदर से निकला हुआ वो परिचय देना चाहते हैं जो वो समाज को नहीं बता सकते, जो वो समाज के सामने उजागर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक छोटा सा आत्मनिवेदन किया है समाज को लेकर के और अपने आप को लेकर के। तो वो क्या बताना चाह रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं कि जो ये समाज है वो जीवन को किस तरीके से जीता है और मैं इस समाज के जीवन को किस तरीके से भार समझता हूँ। तो कवि जो है, कवि यहाँ पर ये कविता जो है आत्म परिचय अंश जो लिया गया है उनकी एक रचना है निशा निमंत्रण, उससे लिया गया है। तो यहाँ पर निशा निमंत्रण के कुछ अंश हम पढ़ेंगे, कुछ उसको गीत के माध्यम से। बहुत सुंदर इस कविता में गेयता भी है, अलंकारों का अच्छा सुंदर समावेश है और भाषा शैली बड़ी सुंदर और सरल है जो आसानी से समझ में आ सकती है। 11th क्लास में आपने सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, शिल्प सौंदर्य, भाव सौंदर्य, जिसके अंदर शिल्प के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, जहाँ बिंब विधान, भाषा शैली, अलंकार, योजना इत्यादि चीज़ें आती हैं। तो हम आज पढ़ेंगे क्या, कौन सी कविता, आत्म परिचय। कवि क्या है, कवि जगजीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना चाहता है। कवि चाहता है कि वो समाज में तो रहे, लेकिन जो सामाजिक गतिविधियां हैं उससे थोड़ा अलग रहे, उससे थोड़ा वो अलग रहना चाहता है। दोनों तरह की बातें करता है, द्विधनात्मक बातें करता है, विरोधी बातें करता है। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार भी होगा। ठीक है, तो हम बढ़े कविता की तरफ। कवि क्या कहता है, कवि कहता है, जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन से प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। यहाँ पे कवि ने जीवन को 2 अर्थों में बांट दिया। कैसे, एक तो कह रहा है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, और दूसरी बात क्या कर रहा है, जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। एक तरफ वो क्या कह रहा है, जीवन को भार कह रहा है और दूसरी तरफ जीवन को वो प्यार कह रहा है। अर्थात यहाँ पर द्वंद्वात्मकता है, यहाँ पर विरोधाभास है। कवि एक तरफ जीवन को भार कहता है और दूसरी तरफ जीवन को प्यार कहता है, जीवन से प्यार करता है। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहा है, कवि ये कहना चाह रहा है कि वो इस संसार में तो है,
इस संसार में तो है, लेकिन संसार में रहते हुए भी संसार से विरक्त है, क्योंकि संसार में रह रहे लोगों की भांति उसके अंदर वो सारी बातें नहीं समाहित है जो बाकी लोगों के। बाकी लोग कैसे हैं समाज में? बाकी लोग समाज में स्वार्थी हैं, जो अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु तो इस समाज का विघटन करने के लिए भी तैयार हैं। ऐसे लोग हैं। तो कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ। जीवन रूपी भार, यानी उसे रहना इसी समाज में है, पर इस समाज में रहते हुए भी उसके अंदर, उसके हृदय में जो प्रेम बसा हुआ है उसको भी वो संभाल के रखना चाहता है। समाज कैसा है? समाज परिवर्तनशील है। जैसी स्थिति समाज में उत्पन्न की जाती है वैसे ही समाज परिवर्तित होता जाता है। समाज अभिशप्त है। समाज एक भेड़ की भांति है। एक भेड़ जिस तरीके से समाज में घुस करके आगे बढ़ने लगती है, उसी तरीके से बाकी लोग भी उसके पीछे जाने लगते हैं। तो समाज के लोगों की प्रवृत्ति और कवि की जो प्रवृत्ति है, दोनों में अंतर है, दोनों एकदम अलग अलग हैं। इसलिए कवि दुखी है और दुखी होकर के समाज में रहकर भी उसे समाज में रहने वालों से, समाज में रहने वालों को प्रेम से देखना पड़ता। प्रेम से देखता है, क्यों? क्योंकि कवि की प्रवृत्ति जो है प्रेमी बनने की है। कवि प्रेमी बनता है। कवि के अंदर प्रेम का स्फुटन है। कवि के अंदर प्रेम को समझने की क्षमता है। वो बदलना नहीं चाहता। तो कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ। मैं इस संसार में रहते हुए संसार के जो कर्तव्य हैं, संसार की जो बातें हैं, संसार जो चाहता है उसको ढो रहा हूँ, भार के समान ढो रहा हूँ। मैं वो करना नहीं चाहता वो सारी चीज़ें, लेकिन क्योंकि मैं समाज में हूँ इसलिए मैं उसको झेल रहा हूँ, इसलिए मैं उसको, वो सारी बातों को समझना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। मैं इस ऐसे समाज में रहने के बाद, जो समाज स्थिति के अनुसार बदल जाता है, ऐसे समाज में रहने के बाद भी फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। फिर भी मैं अपने हृदय में एक प्रेम प्रतीक लेकर के घूम रहा हूँ। यहाँ पर समाज और कवि दोनों के बीच में क्या है? विभिन्नताएं हैं। दोनों की प्रवृत्तियाँ अलग हैं, दोनों के विचार अलग हैं, दोनों की मनोदशाएं अलग हैं। तो कवि क्या कहता है? कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है, कवि के अंदर प्रेम का स्फुटन किसने भरा? कवि के अंदर प्रेम कैसे पनपा? या तो कवि की कोई प्रेमिका होगी, या कवि का कोई बहुत अच्छा मित्र होगा, या कवि के माता पिता होंगे, या कवि के चाहने वाले होंगे जिन्होंने उनके अंदर प्रेम का स्फुरन भरा। अब वो जो प्रेम का स्फुरन उनके अंदर हृदय में हो गया है, अब उसी को वो बार बार झंकृत करके इस परिवर्तनशील समाज में, इस ऐसे समाज में जहाँ सत्ताधारियों का राज है, ऐसे समाज में जहाँ सत्ताधारी शासन करते हैं और अपने ही अनुरूप समाज को ढालना चाहते हैं, ऐसे समाज में बार बार वो उस अपने प्रिय को याद करके अपने हृदय रूपी तार की वीणा को बजा करके झंकृत कर देता है। अर्थात कवि निराश होना नहीं चाहता। कवि आशावादी है, कवि निराशावादी नहीं है। कवि आशा के आधार पर आगे बढ़ना चाहता है और समाज के लोगों को परिवर्तित करना चाहता है। आगे बढ़ते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। सुरा मतलब होता है मदिरा। तो यहाँ मदिरा से तात्पर्य नहीं है, यहाँ मदहोशी से तात्पर्य। सुरा से मतलब है
मदहोशी, यहाँ सूरा से मतलब है पागलपन, यहाँ सूरा से मतलब है दीवानगी। कवि कह रहा है उसके अंदर प्रेम की ऐसी दीवानगी है, उसके अंदर प्रेम का ऐसा जुनून है, उसके अंदर प्रेम का ऐसा पागलपन है जिसने उसे मदहोश बना रखा है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मेरे अंदर जो प्रेम रूपी पागलपन सवार है उसे मैं ख़त्म होने नहीं देता। मुझे उसकी लत है, मुझे उसकी आदत है, मुझे उसका नशा है जो मुझे मदहोशी देता है। और फिर क्योंकि संसार कैसा है, संसार परिवर्तनशील है, तो मैं अपनी अस्मिता को इस संसार में बचा कर रखना चाहता हूँ। संसार में रहने वाले लोग अपनी पहचान बनाने के लिए सांसारिक होकर के जैसी वस्तु स्थिति उत्पन्न होती है वैसा ही करते हैं, लेकिन मैं इस संसार में रहकर भी अपने स्नेह रूपी प्रेम को छोड़ूंगा नहीं, अर्थात मैं अपने स्नेह की मादकता से दूर नहीं हटूंगा, मैं हमेशा उसका ध्यान रखूंगा। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं समाज के बारे में नहीं सोचता, जो मेरे अंदर प्रेम का स्फुरण जगा था, जिसने भी जगाया था, या वो प्रेयसी हो या भाई हो या बहन हो या माता हो या पिता हो या आपके सहयोगी मित्र हो, जिसने भी मेरे हृदय में प्रेम का स्फुरण जगाया था, मैं उसे खोना नहीं चाहता। मैं इस समाज की परवाह नहीं करता। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कह रहा है कि ये समाज में अपने को स्थापित करने के लिए, वो समाज में रह कर के आगे बढ़ने के लिए जैसे समाज की मांग होती है, अपने आप को उसी अनुसार ढाल लिया करते हैं। और ये संसार भी वैसे ही लोगों को पूछता है। ये संसार कैसा है? ये संसार उसी को स्वीकार करता है जो उसका अनुसरण करते हैं, जो उसका गुणगान करते हैं। लेकिन कवि कैसा है? कवि तो अपने प्रेम में मस्त है और वो प्रेम मन में रखता है और दूसरों में भी बांटता है, इसलिए वो समाज से विरक्त है, इसलिए वो समाज से अलग है। समझ में आया? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं निज मतलब मैं अपना, अपने, निज मतलब अपने, उर मतलब हृदय के, उद्गार मतलब भाव। कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं अपने हृदय के भावों को, वो संसार में कैसे रह रहा है? संसार उससे अलग है, संसार उससे विरोधी है, संसार उससे परिवर्तित है। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि ठीक है, संसार जैसा भी है, लेकिन मैं अपने जीवन में, मैं अपने हृदय में क्या कर रहा हूँ? कुछ सुंदर भावों को लेकर के जी रहा हूँ जो मेरे अंदर हैं। मैं प्रेम रूपी उस उपहार को अपने हृदय में संजोए हुए हूँ, उसको लेकर के मैं इस संसार में रह रहा हूँ। उसे, कवि को कैसा लग रहा है संसार? कवि को संसार अपूर्ण लग रहा है। कवि कहता है कि ये संसार पूर्ण नहीं है क्योंकि ये प्रेम से वंचित है। इस संसार में प्रेम की भावनाएं नहीं है, इसलिए कवि कह रहा है, क्या कह रहा है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। ये जो संसार है ये कवि को कैसा लग रहा है? कवि को ये अपूर्ण लग रहा है, अधूरा लग रहा है, पूरा नहीं लग रहा है, क्योंकि उनके अंदर प्रेम नहीं है। इसलिए कह रहा है कि ऐसा संसार मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मेरे मन में
मेरे हृदय में, मेरे भाव में एक ऐसा संसार है जिसे मैं बता नहीं सकता। उसे मैं अपने साथ लिए इस संसार में रह रहा हूँ। वो मेरे सपनों का संसार है जिसमें प्रेम है, प्यार है, जिसमें एक दूसरे की भावनाओं की कद्र है, जो समाज में रह रहे लोगों के लिए मानवता है, जो समाज का हित करे, जो समाज की रक्षा करे। ऐसा प्रेम, ऐसा भाव मेरे अंदर चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि ने यहाँ पर क्या कहा है? यहाँ पर कहा है कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कवि कहता है कि इस संसार में तो कोई प्रेम को समझने के काबिल है नहीं, तो जो मेरे अंदर प्रेम है, जो मेरे अंदर प्रेम का भाव है, मैं उस प्रेम के भाव को खुद ही महसूस करता हूँ और खुद ही विरह से तड़प कर रह जाता हूँ। खुद ही प्रेम की जलन में जलता, क्योंकि मैं इस समाज को तो समझा नहीं सकता कि प्रेम की पीड़ा क्या है, प्रेम की जलन क्या है, प्रेम का भाव क्या है। तो मैं इस समाज से अलग हट करके उस प्रेम की जलन को, उस प्रेम की पीड़ा को खुद ही सहन करता हूँ। क्यों? क्योंकि प्रेम के रहने से सुख और दुख तो आते ही हैं। तो मैं उस प्रेम के सुख और दुख को खुद ही स्वीकार करता हूँ, संसार के समक्ष उसको व्यक्त नहीं करता। संसार के समक्ष यदि मैं उसे व्यक्त करता हूँ तो उपहास का पात्र बनता हूँ। क्यों? क्योंकि समाज बिल्कुल अलग है, बिल्कुल हटके है। कैसा है समाज? समाज ऐसा है कि वो भवरूपी सागर, जो ये संसार है, संसार जो है, जो सागर के समान है, ऐसे संसार में वो कर्मरूपी नाव से उस संसार से जाना चाहता, उस भवसागर से पार जाना चाहता। संसार से कैसे जाना चाहता है? कर्म रूपी नाव से। लेकिन मैं इसकी परवाह नहीं करता, मैं इस संसार की परवाह नहीं करता। मैं तो इस भवसागर रूपी जो संसार की लहरें हैं उस पर बैठ करके उस पर घूमना चाहता हूँ। मैं संसार को बिल्कुल भी नहीं आगे आने देना चाहता हूँ। मैं अपनी दुनिया में मस्त हूँ, मैं अपने प्रेम में मस्त हूँ, मैं अपने प्रेम में आए सुख दुख में मस्त हूँ। मैं इस समाज की कोई परवाह नहीं करता। ठीक है, समझ में आया? आत्माभिव्यक्ति करते हुए कहता है कि वो इस समाज में रहकर समाज से निरपेक्ष नहीं रह सकता, फिर भी उसके अंदर प्रेम है और वो प्रेम में दीवाना है। उन्माद यानी पागलपन, उन्माद यानी दीवानापन। तो कवि कहता है कि वो तो जवानी के नशे में चूर है, यानी उसके अंदर प्रेम में जो प्रेम जगाया गया, जो प्रेम जागा है, उसमें वो पागलपन की हद को पार कर गया है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि जो मेरा प्रेम है, उस प्रेम की दीवानगी में मैं पागलपन की हद तक चला गया हूँ और इस पागलपन की हद तक जाने के कारण कई बार उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अवसाद मतलब दुख, अवसाद मतलब कष्ट। तो कवि कह रहा है कि कई बार इस प्रेम के पागलपन में, इस प्रेम की दीवानगी में कई बार मुझे दुख भी सहन करने पड़ते हैं। अवसाद मतलब दुख, कष्ट, निराशा, ये भी सहना पड़ता है। तो मैं प्रेम को इतनी दूर तक ले जा चुका हूँ कि उस प्रेम के कारण कभी कभी मुझे दुख भी मिलता है, दुख भी मुझे झेलना पड़ता है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, और वो वही प्रेम है जो कभी कभी मुझे याद दिला करके, अपनी प्रेयसी की याद दिला करके, अपने परिजनों की याद दिला करके कई बार मुझे हंसा जाती है और कई बार मुझे दुख दे जाती है, कई बार मुझे रुला जाती है।
मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है मैं ऐसी प्रेयसी के प्रेम की याद को अपने दिल में बसाए हुए इस विरोधाभास की स्थिति में भी इस संसार में उस प्रेम को लिए फिरता हूँ। आशा करती हूँ कि आपको आत्मपरिचय के ये जो खंड हमने समझाए हैं समझ में आए होंगे। बाकी के खंड हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।